Today's topic is combustion analysis या एलिमेंटल एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम सबसे पहले क्या चीज़ देखते होते हैं, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मीनिंग ऑफ वर्ड कंबशन। कंबशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाना। कोयला जल रहा है, कंबशन हो रही, ठीक है। पेट्रोल जल रहा है, कंबशन हो रही, ठीक है। लेकिन बल्ब जल रहा है, वो कंबशन नहीं हो रही, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है जी। तो कंबशन ये। एनालिसिस का मतलब होता है तजिया, जांच पड़ताल करना, एग्जामिन करना, ठीक है, कि कंबशन के ज़रिए जांच पड़ताल करना। एलिमेंटल एनालिसिस, एलिमेंट की जांच पड़ताल करना कि किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं और किस किस मकदार में, ठीक है जी। ये एटिमोलॉजी होगी। तो कंबशन एनालिसिस की तारीफ क्या है, डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंबशन एनालिसिस एक एलिमेंटल एनालिसिस है। मैंने डेफिनेशन के लेक्चर में बताया था कि पहले कैटेगरी देनी होती है, यानी ये एलिमेंट को एनालिसिस करता है, उसकी स्क्रूटनी करता है, उसकी एनालिसिस करता है, उसको एग्जामिन करता है, ठीक है। एलिमेंटल एनालिसिस है किसका, सॉलिड या लिक्विड का, ठीक है। टू फाइंड अमाउंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मिकदार को मालूम करना। एंड ओकेजनली, और कभी कभी इससे हम नाइट्रोजन और सल्फर की मिकदार को भी मालूम करते हैं। यूजेस मैं बताऊंगा। अब कंबशन एनालिसिस, बेसिकली एनालिसिस की दो किस्में होती हैं। वन इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड अनदर इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी, किस्म, नस्ल, क्वालिटी कि किसी चीज में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये है कि वो चीजें किस किस मिकदार में मौजूद, ठीक है। तो ये दोनों काम ही वैसे करेगा, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो क्वांटिटी पे है। तो ये बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस भी है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी है, और इसलिए हम दोनों चीज़ें इसमें करेंगे। एम्फेसिस हमारा क्वांटिटेटिव पे होगा। इसका इन्वेंटर कौन है ये देखना पड़ेगा। जब तक जो चीज़ किसी ने पेश की है उसको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, और यही मोरालिटी की डिमांड है। तो इसका इन्वेंटर है जोसेफ लुइस गे लुसाक। ये फ्रांस का केमिस्ट था और 1822 में, यानी आज से 200 साल पहले की बात है, तो उसने ये कंबशन एनालिसिस जो है इन्वेंट किया था, ठीक है। और गे लुसाक इज़ वेरी फेमस मैन इन, केमिस्ट भी था, फिजिसिस्ट भी था। उसने, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू डिस्कवर कि H2O के अंदर 2 पार्ट हाइड्रोजन होती है और 1 पार्ट ऑक्सीजन होती है। ही वॉज द फर्स्ट मैन। फिर इसी ने गे लुसाक ला दिया कि जो प्रेशर होता है, ठीक है, किसी भी गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, अगर वॉल्यूम और उसकी अमाउंट को कांस्टेंट रखा जाए। आज भी वो वैलिड है, ठीक है। तो इसको फिर जो अवार्ड है, अवार्ड तो उसको वो खास नहीं मिला, लेकिन इसको जो क्रेडिट में इसके जो चीज़ जाती है वो ये है कि इसके नाम पे एक तो फ्रांस के अंदर एक बिल्डिंग है, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में है, और कुछ रोड इसके नाम पे। और ईफल टावर के अंदर ऊपर कोई 72 लोगों के नाम खुदे हुए हैं, उनमें से एक नाम गे लुसाक का भी। ये इसको मतलब इसको वैसे ऑनर्स वगैरह मिली। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको हम बर्न करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, और H2 और C2 जो है उसको फिर वेट करते हैं, और फिर उससे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जो है मिकदार को मालूम करते हैं। ये इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब होता है अंडरलाइंग फैक्ट, ठीक है, बेसिक फैक्ट उसके अंदर क्या है, ठीक है, जलाना है और उनको निकालना है। अब इसकी डायग्राम और उसका हम कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं, कंबशन एनालिसिस की, ट्यूब की, और दूसरा हम इसको देख लेते हैं कि ये फंक्शन कैसे करती है। यहां से देखें, प्योर ऑक्सीजन आ रही है, प्योर ऑक्सीजन, ठीक है। इसको प्यूरिफाई करना है फिल्टर के जरिए। इसमें कोई किसी किस्म की इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, और ज्यादा मिकदार में होनी चाहिए, एक्सेस अमाउंट में होनी चाहिए। ये पहले कंबशन ट्यूब है, फर्नेस है, इसके अंदर यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा है, और इसमें इतना कमाल है कि 0.5 ग्राम आप ले सकते हैं। 0.5 ग्राम, 1 ग्राम जो है चने के बराबर होता है,
और दाल समझ लो, दाल जितना कंपाउंड हो तो ये काम कर जाता है, इतना एफिशिएंट है। ठीक है जी। तो इसमें देखें हाइड्रोजन और कार्बन मैंने शो किए। हाइड्रोजन जो है इस आने वाली ऑक्सीजन से मिलेगी, ठीक है, और उससे H2O बन जाएगा, और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से मिलेगी तो CO2 बन जाएगा। ये रेड इसलिए रखा है कि हीटिंग चैम्बर है, तो रेड के साथ आपको ज़रा ज़हन में रह जाएगा कि फर्नेस है, और फर्नेस का टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और साथ इसमें कॉपर ऑक्साइड भी डाला जाता है। ठीक है जी। कॉपर ऑक्साइड इसलिए डाला जाता है कि अगर यहाँ पे 10 एटम हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, और 8 जो हैं वो H2O बनाएंगे, तो H2O हम मेजर करेंगे तो हम कहेंगे इधर 8 है। यानी श्योर करने के लिए कि सारी की सारी हाइड्रोजन और सारी की सारी कार्बन को ऑक्सीजन मिल जाए, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है जी, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है जी। तो इसको इंश्योर करने के लिए कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई है कि नहीं हुई, क्यूप्रिक ऑक्साइड डालेगा। अब H2O और CO2 यहां से निकले, और आगे ये ब्लू इसलिए शो किया है कि पानी, चूंकि समंदर नीला होता है तो इसलिए आपको याद करने में आसानी हो जाए। इसमें मैग्नीशियम परक्लोरेट, मैग्नीशियम, अब यहां से क्या चीज आ रही है, जो कार्बन हाइड्रोजन थी H2O में चेंज हो गई, कार्बन CO2 में चेंज हो गई, और कुछ ऑक्सीजन एक्सेस में है, ज़ाहिर है वो भी आ रही है, H2O CO2 यहाँ पे पहुंची। मैग्नीशियम परक्लोरेट जो है ये क्या करेगा, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना H2 है वहीं के इसके अंदर रह जाएगा। इसको हमने एक्सपेरिमेंट से पहले वेट किया है, ठीक है जी, W1, और जब इसने एब्जॉर्ब कर लेना है और उसके बाद फिर इसको दोबारा से, ये सारे पार्ट सेपरेट भी हो जाते हैं, तो दोबारा से उसको वेट कर लेना है। हाँ, मैग्नीशियम जो परक्लोरेट है ये कैसे एब्जॉर्ब करता है, मैग्नीशियम परक्लोरेट डाइहाइड्रेट की सूरत में मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है जी। तो ये पानी पी के मैग्नीशियम परक्लोरेट हेक्साहाइड्रेट बना देता है, हेक्साहाइड्रेट। और दूसरी इसकी खूबी ये कि जो जो पानी पीता जाता है वो ऐसा बाहर से नजर आ रहा होता है। ठीक है जी। तो हमें पता भी चल जाता है कि मैग्नीशियम परक्लोरेट कितना इस्तेमाल हो चुका है। फिर इसका एक और भी फायदा ये है कि मैग्नीशियम परक्लोरेट जो है, इसको दोबारा 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ 24 आवर्स के लिए हीट करें तो दोबारा से ये वापस इसमें आ जाता है, यानी इसको रीयूज भी कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी जगह कैल्शियम क्लोराइड भी वैसे यूज हो सकता है। अब इसने सारा पानी पी लिया, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है जी। वाटर एब्जॉर्ब करके अब क्या चीज रह गई, CO2 और एक्सेस ऑक्सीजन भी ज़्यादा चल रही है। अब CO2 तशरीफ लाई। CO2 को ब्लैक इसलिए लगाया कि स्मोक जो होता है वो ब्लैक है, ताकि आपके जहन में ये रह जाए, क्योंकि लोग इसमें गड़बड़ कर जाते हैं स्टूडेंट। CO2 इसमें चलेगी 50% KOH के अंदर। KOH जो है ये बड़ा हाईग्रोस्कोपिक है। ठीक है जी। CO2 जो है ये इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी। इसका भी हमने पहले की तरह पहले भी वजन किया, जब CO2 आ गई फिर दोबारा इसने एब्जॉर्ब होगी, फिर वजन किया, तो वो जो डिफरेंस है वो CO2 की मिकदार का होगा। जैसे यहाँ पे जो डिफरेंस था वो H2O की अमाउंट का था। इज इट क्लियर? तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया। इसकी जगह आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ये कैसे एब्जॉर्ब करता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये पोटेशियम कार्बोनेट यानी साल्ट बन गया और H2O बन गया। ठीक है, ये इसलिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन आप इसको पहले नहीं रख सकते, ये नहीं हो सकता कि ये पहले रखें, क्योंकि अगर पहले रखेंगे तो ज़ाहिर है 50% तो इसमें पहले पानी है, पानी तो ये पीता है, तो पानी उधर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। नो 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 नो, ठीक है, इसको पहले, इस मैग्नीशियम परक्लोरेट को पहले रखना है। ठीक है, क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्बर है। ठीक है, पानी अगर इसको भी देंगे तो ये भी एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हाँ जी, दोनों का ज़ाहिर है 50% वाटर जब डाला हुआ है, ये तो सॉलिड की सूरत में होता है, हवा में से पानी पकड़ लेता है। हाइग्रोस्कोपिक है, हाइग्रो को मतलब नमी, स्कोपिक को मतलब नमी को जज़ब करने वाला। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी देर रखें तो उसके बाद ये वो नमी ऐसे ढीले से होकर तो जैसे पानी पानी की तरह हो जाती है। एनीवे नहीं, वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। मैग्नीशियम परक्लोरेट हमने इसलिए यूज़ किया, मैंने पहले इसकी रीज़न बताई है। इसके अंदर एक तो ये इसका प्योरिटी का भी इशू है। अगर इसको यहाँ यूज़ कर लें, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ये साथ एब्जॉर्ब कर देगा, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब कर लिया, H2O भी एब्जॉर्ब कर लिया, तो डिफरेंस क्या है। अब मैग्नीशियम परक्लोरेट ओनली एंड ओनली एब्जॉर्ब्स H2O, CO2 के साथ ये नहीं इंटरेक्ट करता, CO2 को कुछ भी नहीं करता। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो गई? कई दफ़ा बात ज़्यादा बताने से ये भी ख़तरा पैदा हो जाता है कि बंदे, अब जो एक्सेस ऑक्सीजन है, ठीक है,
और कोई ऐसी चीज़ें इसमें होती ही नहीं है। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई इम्प्योरिटी हो तो फिर वो भी अगर ऑक्साइड हो गए तो वो यहाँ से एक्सेस जो है वो चैम्बर से बाहर चलेगी। दिस वॉज द इंटायर प्रोसेस इन द 4 स्टेप। दिस इज कंबशन एनालिसिस ट्यूब इसको कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, इसकी कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, मैस ऑफ H2O बटा मैस ऑफ ऑर्गेनिक 2/18 × 100। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मैस ऑफ H2O कितना है ये देखा हुआ 0.6349, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है वैसे बुक की। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस कितना है ये 0.5439, 2 × 18 तो 13.0। 2 × 18 एक्चुअली ये 2 इकाइयाँ हैं, ठीक है जी, ये एक्चुअली 2 इकाई हमने बनाया है, हाइड्रोजन को कन्वर्ट किया है H2O के अंदर, ठीक है जी। हम तो कंसर्न H2O में किया है, इसका वजन कितना है 18 में हाइड्रोजन कितनी है 2, ठीक है, ये 2 इकाई है, ठीक है जी, कि 18 में हाइड्रोजन 2 है, 1 में कितना होगा, ठीक है, ये इकाई है। दूसरा इतने कंपाउंड में इतना है, तो ठीक है जी, इतने कंपाउंड में इतना है, तो ये इसने H2O में क्या होगा, ये 2 यूनिटरी मेथड इकट्ठे किए हैं। अच्छा, इसको बहुत सिंपली भी करना है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मैस ऑफ H2O में 11.11 से मल्टीप्लाई कर और शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है जी, तो जवाब वही 13.01 आएगा। इस चीज़ को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 11.11 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसके इसी तरह आप इधर आ जाए, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, मैस ऑफ CO2, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 12/44, 12 और 44 की वही वजह है कि CO2 का मैस कितना है 44, इसमें कार्बन कितनी है 12, यानी 44 में 12 है, ठीक है, 1 में कितनी होगी तो 12/44 आ जाएगा। तो यूनिटरी मेथड इकाई का मेथड लगा हुआ है। फिर उसके बाद टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी है तो दूसरी इकाई, ये 2 इकाइयाँ इकट्ठी की हुई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये देखिए 52.09 आ जाता है। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मैस ऑफ CO2 ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 27.272727, इससे मल्टीप्लाई करें यही जवाब आता है 52.09। इसी चीज़ को आपने कैलकुलेटर से सम अप करके पहले भी याद होना भी बड़ा आसान है, 11.11 27.27, तो इस एक ही तरह के नंबर हैं, ऑलमोस्ट नेल्सन साइल है, ये तो नेल्सन है, ठीक है। नेल्सन कहते हैं कि एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4, तो दिस इज ए नेल्सन, ठीक है जी। तो ये भी ऑलमोस्ट करीब नेल्सन बनता है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ है कि इसमें ऑक्सीजन ना हो, तो फिर आपने क्या करना है, 100 में से ऑक्सीजन को चेक करने के लिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन निकाल देनी। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन जमा की तो 60.1% आई, 100 में से निकाली तो 34.9% आ गई, ठीक है। अगर तो ये 0 आ जाती, इसका मतलब ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं मौजूद, ठीक है। अब 34.9 इसका मतलब ऑक्सीजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन इनडायरेक्टली हम मेजर कर लेते हैं। फिर इसको काउंटर चेक करने के लिए कि कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है, तो हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हाइड्रोजन कितनी थी 13.01, कार्बन कितनी आई थी परसेंटेज 52.09 और ऑक्सीजन थी 34.9, इनको प्लस किया तो ये क्या आ गया 100, ठीक है। अगर हम इन 2%, अगर अब मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज प्लस करेंगे, मतलब एक समझो 40% है, एक 60% है, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 में से 100 निकाला, जवाब क्या आ गया 0। इसका मतलब दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? अच्छा, तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन। नाउ द यूजेस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कमर्शियल? 200 साल पुराना है, 200 साल, 200 ईयर। 1822 में हुआ था, 1824 में तो इसकी बड़ी अच्छी फॉर्म आ चुकी थी। एक तो हम इससे एलिमेंट की परसेंटेज सामने देखे, एलिमेंट की हमने परसेंटेज निकाल ली कि हाइड्रोजन 13% है, कार्बन 52% है, ऑक्सीजन 34% है, और ये भी पता कर लिया कि कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, ये भी पता चल गया। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर परसेंटेज पता हो तो हम बड़ी इजीली एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला जब मालूम हो जाए तो बड़ी आसानी से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम कर सकते हैं। तो ये भी इसके यूजेस में है। और इसके जो है जो फूड जो है, डिफरेंट किस्म के फूड जो हैं, उनमें देखने के लिए कि नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, ठीक है, उसके लिए भी कमर्शियल एनालिसिस यूज होता है। क्योंकि नाइट्रोजन जो है इसका मतलब है उसमें प्रोटीन में होता है कि उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना है। इसी तरह जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें सल्फर देखते हैं। पेट्रोलियम की जो खराबी होती है, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब की जो खराबी होती है वो सल्फर होती है।
क्योंकि ये सल्फर SO2 SO वगैरह बना देती है, ठीक है जी। तो इसलिए उसको चेक करते हैं पेट्रोलियम की मुख्तलिफ, पेट्रोलियम में सारे आ जाते हैं, ठीक है जी। उसमें आपको आ जाएगा पेट्रोल भी आ जाएगा, कैरोसिन ऑयल भी आ जाएगा, डीजल भी आ जाएगा। तो उसमें सल्फर कितनी है, क्योंकि सल्फर जाके फिर SO2 SO3 बनता है, वो पानी में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, एसिड रेन होती है, इट क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है जी। फिर टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कि किसी इन वाटर, पानी के अंदर जो TOC मालूम करते हैं कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने ज़्यादा होते हैं वो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन जो है वो उसको यूज़ कर लेते हैं। तो पानी की भी ख़ास pH होती है, ठीक है, उस पर वो रखना उसको ज़रूरी होता है, ठीक है जी। अब मॉडर्न जो मेथड यूज़ हो रहे हैं, ठीक है जी, उसमें H2O और CO2 जो है दे आर सेपरेटेड बाय गैस क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। और उनको फिर एनालाइज जो किया जाता है वो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर के ज़रिए किया जाता है, ठीक है। और बड़ा खूबसूरत से ऐसे करके जैसे रिमोट होता है उसी में सारी उसके साथ लगा होता है, एक एक चीज़ बड़ा साइंटिफिकली आ रही होती है। तो दिस वाज अबाउट कंबशन एनालिसिस एंड एलिमेंटल एनालिसिस। मेरे ख्याल है एक बात मैंने जैसे बताया कि हाइड्रोजन कन्वर्ट होती है H2O में, कार्बन होती है CO2 में। अच्छा, इसी तरह अगर नाइट्रोजन होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी NO के अंदर भी और NO2 के अंदर भी, और सल्फर होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी SO2 के अंदर, ठीक है जी। और any question which is itching in your mind, you can ask. Thank you for paying attention.